हेलो गाइस। तो आज के महिला पर्यवेक्षक के सेशन में आपका स्वागत है, जिसमें हम विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देखेंगे कि विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना देरी किए हुए। तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक में आती है पहली प्रकृति, है ना। प्रकृति जिसमें पालन पोषण विवाद होता है। प्रकृति में वंशानुक्रम आ जाता है। स्थिर कारक आ जाते हैं। मानव के समान लक्षण के लिए जिम्मेदार जो कारक होते हैं, है ना, जिसमें आता है वंशानुक्रम आता है। एक माता पिता द्वारा संतान में पहुंचने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहा जाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। ठीक है, ये हुआ अपना वंशानुक्रम। एक होती है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी क्या होती है? फादर ऑफ जेनेटिक्स G.I. मेडल ने क्या बताया है, जो ब्रांच ऑफ साइंस है, इसमें वंशानुक्रम का अध्ययन किया जाता है ना। तो अनुवांशिकी क्या होती है? मानव के गुणों को जीन के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं, अर्थात वाहक होता है। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, जो 23 जोड़े में होते हैं, ये पता है, जिसमें 22वें जोड़ी ऑटोसोम यानी कि जो समजात गुणसूत्र होते हैं मानव में समान दैहिक लक्षण इनका निर्धारण करते हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, हृदय, दिमाग, शारीरिक अंग, ये सब कैसे होते हैं? समान होते हैं, है ना। तो इसलिए इसको समजात गुणसूत्र कहते हैं। ये 22वें जोड़े होते हैं। ठीक है, 22 जोड़ी होते हैं जो होते हैं समजात गुणसूत्र, समान गुणसूत्र जिनको बोला जाता है। और जो लिंग गुणसूत्र है वो 23वां जोड़ी होता है ना, जिससे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है, जिसमें फीमेल में XX होता है और मेल में XY होता है ना। नर में 23 जोड़ी गुणसूत्र लिंग निर्धारण करता है। जो मेल का होता है गुणसूत्र वही लिंग निर्धारण करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा, है ना। XX मिलेगा तो X बनेगा, XY मिलेगा तो XY मतलब लड़का बनेगा। तो इस टाइप से लिंग निर्धारण होता है। फिर जीन जो होती है इसकी अनुवांशिकी इकाई होती है ना। यूनिट ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं जिसको, जो जीन होती है। फिर मानव में लक्षण को प्रकट करने हेतु जिम्मेदार होता है ना, क्रोमोसोम। वंशानुक्रम गुणसूत्र का प्रभाव गुणसूत्र के कारण होने वाली विकृति है। वंशानुक्रम जैसे पहला एक होता है विकृति में आता है पटाऊ सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? ऊपरी ओंठ फटे होते हैं, है ना, कटे होते हैं। डाउन सिंड्रोम में मंद बुद्धि मंगोलिज्म देखने में कुरूप होता है। ये टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? कन्या किन्नर जैसी दिखती है ना, कन्या किन्नर जैसी दिखती है। और विलन फेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? वॉइस किन्नर जैसे दिखता है। तो ये हमारी विकृति हो जाती है गुणसूत्र के कारण, है ना। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि पटाऊ सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। तो पटाऊ सिंड्रोम को देख लेते हैं। इसका कारण होता है 13वां जोड़ी गुणसूत्र, यह ट्रिपल हो जाता है। पटाऊ सिंड्रोम में 13 ट्रिपल हो जाता है। ठीक है, जायगोट 47 गुणसूत्र 13वां जोड़ी ट्राइसोमी होने के कारण क्या होता है? इसमें पटाऊ सिंड्रोम हो जाता है। प्रभाव क्या है? मानव के ओंठों का कटा हुआ होना। ठीक है, तो पटाऊ सिंड्रोम याद रहेगा, 13वां जोड़ी गुणसूत्र क्या हो जाता है? ट्रिपल हो जाता है। और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में जायगोट में 21वां जोड़ी गुणसूत्र का ट्राइसोमी होना, यानी कि पटाऊ में 13वां जोड़ी ट्राइसोमी हो जाता है और डाउन सिंड्रोम में 21वां जोड़ी गुणसूत्र जो है ट्राइसोमी हो जाता है ना। प्रभाव क्या है? शिशु मंदबुद्धि होता है, शरीर की आकृति विचित्र होती है, खोपड़ी चपटी हो जाती है, आंख टेढ़ी मेढ़ी होती है, मंगोलिज्म होता है ना, बांझ नहीं होता ये, जिसको डाउन सिंड्रोम होता है। और फिर आता है टर्नर सिंड्रोम। तो ये फीमेल और गर्ल्स यानी कि महिला किन्नर होती है ना। कारण है 23वें जोड़ी लिंग गुणसूत्र में एक X की कमी। जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है जिसमें लिंग निर्धारण होता है, उसमें एक X की कमी हो जाती है, इसलिए
महिला किन्नर जैसा, मतलब जो बेबी होता है वो महिला किन्नर जैसा रिएक्ट करता है ना। जो 22वीं जोड़ी XX लड़की होती है उसमें एक X की कमी होने के कारण टर्नल सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, जायगोट में 45 गुणसूत्र निर्मित होती है बालिका का विकास जो किन्नर होती है। ठीक है, महिला किन्नर के लक्षण जनन अंग अविकसित होते हैं इसमें, है ना। मतलब कि जो महिला होती है उसमें जनन अंग अविकसित हो जाते हैं, मतलब विकसित नहीं हो पाते। और नॉन फर्टिलाइल होती है, फर्टाइल होती है, मतलब वो माँ नहीं बन सकती, फर्टिलाइजिंग की क्रिया उसमें नहीं होती। स्तनों का विकास ना होना, मासिक धर्म का अभाव होता है, अंडाशय का विकास भी इसमें नहीं होता, है ना। XX मिल के XX मिलना चाहिए लेकिन उसमें एक X मिस हो जाता है, इसलिए इसको टर्नल सिंड्रोम बोला जाता है। ठीक है, तो ये याद रहेगा टर्नल सिंड्रोम क्या होता है। फिर आता है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो नर किन्नर होती है नॉन फर्टाइल होती है, फर्टाइल होता है ना। कारण क्या होता है, जायगोट में एक लिंग गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। समझो इसको, क्या होता है एक लिंग गुणसूत्र में लिंग गुणसूत्र की अधिकता का मतलब क्या है। इसमें माता और जो पिता होते हैं उनके 23वें जोड़ी गुणसूत्र होता है, और पिता का भी जो Y गुणसूत्र होता है उसमें जो होता है, जो माता का XX होता है, जहाँ एक X आना चाहिए उसमें XX आ जाता है, और पिता का YX। तो जायगोट और जो भ्रूण में नर किन्नर होने की संभावना हो जाती है ना। इसके लक्षण क्या है, स्तनों का विकास, वृषण का विकास ना होना, वीर्य का निर्माण ना होना, बांझ होना, है ना। इसमें Y तो आता ही है लेकिन इसमें माता का 2X ऐड हो जाता है, इसलिए क्लिनफेल्टर सिंड्रोम होता है। ये जो होते हैं हार्मोन पुरुष जो होते हैं होमोसेक्सुअल होते हैं, है ना। लेस्बियन जो होते हैं महिला से आकर्षित होती है, पुरुष पुरुष से आकर्षित होते हैं। जो पुरुष पुरुष से आकर्षित होते हैं उन्हें गे कहते हैं, और जो महिला महिला से आकर्षित होती है उसे लेस्बियन कहते हैं, है ना, होमोसेक्सुअल बोल। फिर आता है हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है, जीन लिंकेज के कारण होने वाली बीमारियां, रोगी में रक्त का थक्का ना बनना चोट लगने पर, यानी कि विटामिन के फाइब्रोजन प्रोटीन की कमी होना, है ना। फिर आता है गंजापन, पुरुष वर्ग प्रभावित होता है इससे। सिकल सेल एनीमिया, लड़के प्रभावित होते हैं, रक्त की कमी होती है सिकल सेल एनीमिया में। फिर आती है रंग वर्णांधता, पुरुष प्रभावित होते हैं, महिला वाहक होती है, रोगी विशेष रंग की पहचान नहीं होती इसमें, लाल नीला हरा रंग, है ना। फिर आता है वंशानुक्रम की नियम। पहला है समानता का नियम, मानव का बच्चा मानव के समान, जैसे आँख कान नाक हाथ पैर आदि। विभिन्नता का नियम क्या होता है, माता पिता जो जीन संतान में स्थानांतरित होते हैं वह संतान के साथ क्रिया करके विभिन्न लक्षणों के रूप में प्रकट होते हैं, है ना। जैसे माता पिता संतान हुई चॉकलेटी है तो उनका रंग भी चॉकलेटी होगा, है ना, मतलब माता पिता के कलर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर अगला नियम है प्रत्यागमन, परावर्तन का नियम, है ना। इसमें माता पिता से कभी कभी संतान एकदम विपरीत गुणों का पाया जाना, है ना। जैसे माता पिता कम बुद्धिमान है तो संतान अधिक बुद्धिमान होगी, है ना, तीव्र बुद्धिमान होगी। माता पिता बुद्धिमान है तो संतान हो सकता है कम बुद्धिमान होगी। तो ये प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। फिर बीजमैन का नियम क्या क्या कहता है, बीज कोष की निरंतरता का नियम, है ना। ग्राम प्लाज्म ग्राम सेल काउंट प्रिंसिपल, है ना। माता पिता से गुण अगली पीढ़ी में बीज कोष के रूप में स्थानांतरित होते हैं, यह क्रम आगे भी चलता है, इसको बीजमैन का नियम कहते हैं। ठीक है, यानी कि माता पिता ओवम स्पर्म चाइल्ड बनेगा, ग्राम सेल बनेगा, चाइल्ड बनेगा, ग्राम सेल फिर चाइल्ड बनेगा। तो ये सब पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाते हैं, है ना, स्थानांतरित होते जाते हैं। फिर आता है लेमार्क का नियम, अर्जित गुणों के संगठन का सिद्धांत, है ना, कम व अधिक उपयोग का सिद्धांत। जो माता पिता जो होते हैं जिनका अर्जित गुण होता है, पर्यावरण के साथ रहकर गुणों का अर्जित करते हैं, इसमें नवीन गुणों का विकास होता है।
फिर आती है GI मेडल की, फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं ये, और मटर पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। प्रभाविता का नियम भी इनने दिया है, कि इन्होंने GI मेंडल ने, है ना। हाँ, तो प्रभाविता का नियम क्या कहता है? माता पिता से जो जीन प्रभावित होंगे उन्हीं के लक्षण संतान में देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे आँख प्रभावी संतान। तो ये किसने बोला है? GI मेंडल ने। फिर आता है पृथक्करण। प्रथम जनरेशन में जो गुण दबा रहता है वह समाप्त नहीं होता, वह अगली पीढ़ी में दिखाई देता है ना। तो जैसे कि ये लंबा है, ये बौना है, तो इसकी फर्स्ट जनरेशन हो सकती है लंबी हो, और फिर दूसरी जनरेशन में क्या हो सकता है? लंबा भी हो सकता है, बौना भी हो सकता है ना, और अति लंबा भी हो सकता है, संकट लंबे। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में। तो ये है पृथक्करण का नियम। फिर आता है मेंडल का नियम। मेंडल का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। एक अनुवांशिक गुण का विकास दूसरे अनुवांशिक गुण के विकास से स्वतंत्र होकर अपने गुणों को प्रकट करता है। समझ में नहीं आया? एक अनुवांशिक गुण का विकास दूसरे अनुवांशिक गुण के विकास से स्वतंत्र होकर अपने गुणों को प्रकट करता है ना, जिसको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। फिर डार्विन की विकासवादी सिद्धांत क्या है? प्रकृति में उत्तरजीविता का सिद्धांत। प्रत्येक जीव के मध्य आपसी संघर्ष होता है, जिसमें जो श्रेष्ठ होता है वह अपनी जनरेशन को बचाता है और नेचर के अनुकूलित होता है। फिर आता है पर्यावरण का प्रभाव। पर्यावरण का प्रभाव क्या होता है बच्चे मानव में? पालन पोषण पर गतिशील कारक, परिवर्तनशील कारक है ना। इसमें वातावरण में आंतरिक रूप से क्या होता है? माता के गर्भ में शिशु से, और बाहरी मतलब जन्म के बाद जैविक अजैविक घटनाओं से। ठीक है, और देख लो इसमें वातावरण का क्या किस किस में प्रभाव पड़ता है? स्कूल, ग्लैंड सिस्टम, शिक्षा, फैमिली, स्कूल, पड़ोसी, संस्कृत, कानून, पोषण, स्वास्थ्य, ये सब क्या है? गतिशील है ना, स्थिर नहीं होता। बायोटिक और नॉन बायोटिक होता है। समाज, फैमिली, विद्यालय, पोषण, स्वास्थ्य, ये सब आते हैं किसमें? वातावरण में। फिर आता है पोषण। पोषण में क्या आ जाएगा? संतुलित आहार, स्वस्थ शरीर होगा। असंतुलित आहार में पता है क्या होगा? कमी होगी संतुलित आहार की, तो बालक कुपोषित हो जाएगा। विश्व 2023 में GHI वैश्विक भुखमरी सूचकांक में अपना जो क्या है 125 में से 111वीं रैंक लाया है भारत ने, जिसमें लगभग 10 लाख के आसपास एक वर्ष से कम उम्र में चाइल्ड की मौत हो जाती है ना। इसमें पोषण में वही आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, है ना, खनिज, स्वच्छ जल, ये सब पोषण में आते हैं। ठीक है, फिर आती है फैमिली। फैमिली का क्या प्रभाव है? बालक को फैमिली प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। भाषा को सीखना, अनुकरण, नकल करना। मातृभाषा को सीखता है। 5 वर्ष तक शिशु का भाषा अधिग्रहण यंत्र अधिक एक्टिव होता है। माता पिता शिशु का प्रथम शिक्षक कहा जाता है। शिशु को अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती है। फैमिली समाज से, पड़ोसी से, आंगनवाड़ी से संस्कारों का निर्माण होता है ना। और परिवार में होने वाले झगड़े बालक की मानसिक संरचना को बिगाड़ने का काम करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए। फिर आती है विद्यालय की बारी। ये होता है लघु समाज, है ना। इस समय बालक में चिंतन, तर्क, समस्या समाधान, सृजनात्मक कार्य पर बल देना चाहिए। सतत विकास, दोस्त बनाना, MKO मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, है ना। शिक्षक सहायता प्राप्त करता है, ज्ञान का निर्माण करता है। परिवार स्ट्रक्चर, टीचर, परिचर्या, पाठचर्या जितना अच्छा होता है बालक उतना अधिक बेहतर बनेगा, है ना। संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल, क्रियाएं, समूह आदि द्वारा सीखता है बालक। फिर आती हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, है ना, जिसमें आती है पीयूष ग्रंथि। यह अन्य ग्लैंड पर नियंत्रण करती है। अग्र मस्तिष्क हाइपोथैलेमस पर ये होती है ना। STH हार्मोन पता ही है आपको, सोमैटिक, क्या है,
ट्रांसमिटेड हार्मोन होता है, ये वृद्धि नियंत्रक हार्मोन है। कमी होने से बौनापन होता है और अधिक होने से एंथ्रीमिमली यानी वानिकाय होता है ना, अधिकाय मतलब अधिक अधिक भीमकाय होता है यार, भीमकाय। फिर आता है मस्तिष्क, ये प्यूटिटरी ग्लैंड होती है, इसमें पिलियन ग्लैंड, थर्ड आई भी कहा जाता है इसको, ह्यूमन की है ना। गला में थायराइड ग्लैंड होती है जिसमें थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। बाल वृद्धि में, बोन्स विकास में कमी, घेंगा होता है ना। पैराथायराइड हार्मोन में सेरोटोनिन हार्मोन होता है। फिर आती है एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर भाग में स्थित होती है, एड्रिनल हार्मोन होता है। गुस्सा, क्रोध, भय आदि के समय स्रावित होता है ये, है ना। विकृति में क्या आता है, एड्रिनल विपरीलिज्म, ठीक है। जनन मतलब गोनेड्स ग्लैंड की बात करें, जनन ग्रंथि की, तो इसमें अंडाशय और वृषण में, जैसे कि अंडाशय में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन होते हैं, है ना। और इसमें अंडजनन, स्तन वृद्धि, आवाज़ पतली, ये सब होता है। और जो वृषण होते हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन होता है, जिसमें दाढ़ी मूंछ आती है, गुप्तांग में हेयर आते हैं, भारी आवाज़ हो जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना। फिर आती है बालक में, गंभीर बीमारी में बालक के विकास को प्रभावित करती है, जैसे एड्स, टीबी वगैरह। और समाज में आती है संस्कृति, नैतिक मूल्य, सामाजिक मानसिकता आदि के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये रहा हमारा विकास को प्रभावित करने वाले सभी कारक। तो यहाँ पे ये समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छे से तैयारी कीजिएगा, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।